एल्टीट्यूड आईएएस और आज के न्यूज एनालिसिस में हम लोग कई एक टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें पेज नंबर 1 पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आयरन एज के बारे में एक नया स्टडी आया है तमिलनाडु के अंतर्गत। तो लौह युग जो है तमिलनाडु में चौथे सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, ऐसा एक नया डिस्कवरी में निकल करके सामने आया है। ये एक किताब प्रकाशित की गई है। यह खोज जो है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग से जुड़े पूर्व विश्वासों को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगा, चेंज करेगा। सिग्निफिकेंट मेथड्स जो यूज किए गए हैं इसमें ये है, उन्नत डेटिंग तकनीकों का यूज किया गया है, एक्सेलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमीटर का और ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेंस का यूज किया गया है इसके तहत। प्रकाशन और विमोचन, एक्चुअली ये किताब एक प्रकाशित किया गया है खोज को एंटीक्विटी ऑफ आयरन नामक जो किताब है उसमें प्रकाशित किया गया है, और ये मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु के स्टालिन, उनके द्वारा ये किताब विमोचन किया गया है। महत्व इसका देख लीजिए। पहले जो ये समय रेखा दक्षिण भारत में धातु विज्ञान के इतिहास से जुड़े मौजूदा जो कथन है उनको चुनौती देगी, यानी कि ये हो सकता है कि इसमें एक बदलाव होने की संभावना हो। सो इस रिगार्ड में जो लौह युग है उससे संबंधित हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखें तो डायरेक्टली, हालांकि कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन वो काफी पुराने होंगे, तो हमने 2017 के क्वेश्चन लिए हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य हैं और सिंधु घाटी के लोग के बीच जो संस्कृति अंतर है उसके संबंध में आपको विचार करना है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग इसके उपयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये सही है, कंपैरेटिव स्टडी है। सेकेंड स्टेटमेंट, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो लोहे का ज्ञान जो है सिंधु घाटी लोगों को नहीं था, तो सेकेंड जो है गलत हो जाता है, और सेकेंड गलत हो जाता है तो 1 and 1 3 ऑप्शन बच जाता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो हालांकि इसे सत्य माना गया है संभवतः, मुझे जहां तक याद आ रहा है सी सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट क्यों था ये सेकंड स्टेटमेंट? ऋग्वैदिक जो आर्य हैं वो स्वर्ण, चांदी और ताम्र से परिचित थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को भी स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। हालांकि उनके समय में लोहे का ज्ञान नहीं था, और ताम्र का ज्ञान इसलिए था क्योंकि ये ताम्रपाषाण, सिंधु घाटी सभ्यता भी ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता का ही एक अंग था। क्योंकि हमें जो कांसा बनेगा, तो कांसा किससे बनेगा? वो कांसा में तांबे का प्रयोग होगा, तो ताम्र युगीन सभ्यता थी, और कांस्य युगीन सभ्यता तांबे में टिन मिला करके ही बनाया जाता था, तो ये तांबे का ज्ञान उनको होगा ही होगा। आगे आप इसमें डिटेल हमने दे दिया है, आप देख लीजिएगा। लौह युग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो भारत में लौह युग की शुरुआत अभी तक जो है वो 1200 ईसा पूर्व से मानी जाती है। वैदिक ग्रंथ, विशेष रूप से उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे का उपयोग, जिसे श्याम या कृष्ण अयस्क कहा जाता था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक ग्रंथ में लोहे को क्या कहा गया है, तो जिसे श्याम और कृष्ण, क्योंकि ये काला कलर का दिखता है इसीलिए इसे श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता है। यह ताम्र युग से एक अधिक उन्नत तकनीक और समाज के चरण में परिवर्तित होने को चिन्हित करता है। निश्चित रूप से तांबा में कम टेम्परेचर पे भी तांबा गल जाता है, लेकिन लोहे को गलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, और लोहा काफी मजबूत भी होता है, तो उससे खुदाई करना और अन्य जो काम थे वो आसान हो जाते थे। जो प्रोमिनेंट साइट है वो है आहार, मल्हार और हल्लूर। लोहे के उपयोग ने हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे शहरी केंद्रों के विकास में मदद की, और दूसरी शहरीकरण जो है भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी शहरीकरण, चूंकि प्रथम शहरीकरण कौन सा था, तो प्रथम शहरीकरण जो है सिंधु घाटी सभ्यता, तो द्वितीय शहरीकरण जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो शहरीकरण होता है उसमें। और इस युग में जो है महाजनपदों और प्रारंभिक राजवंशों के उदय में इसने योगदान दिया था। अब उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत में लौह युग का जो मामला निकल करके आए उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर भारत में जो है लौह युग की शुरुआत लगभग 1200 ईसा पूर्व हुई, जो पेंटेड ग्रेवियर
संस्कृति से जुड़ी हुई है। जबकि दक्षिण भारत में बात करें तो लौह युग की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो मेगालिथ संस्कृति से संबंधित है। तो अभी तक जो अगर हम देखें तो उत्तर भारत में ऐसा माना जाता है कि लोहे का जो है पहले यूज हुआ। क्यों 1200 ईसी पूर्व की बात जाए तो ईसवी से हम पीछे की ओर जाएंगे, यहाँ भी 1000 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो ईसवी से 1000 पूर्व यानी पीछे जाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज है, इसको हम लोग देखते हैं तो मेगालिथ बाद का कल्चर होता है। इस कारण से ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग बाद में हुआ। हम अगला देखते हैं। नॉर्थ इंडिया जो है, उत्तर भारत में लोहे के कृषि उत्पादकता में सुधार किया लोहे के औजारों ने, और हस्तिनापुर जैसे शहरों के विकास में सहायता की। दक्षिण भारत में देखें तो लोहे के औजारों ने जंगलों को साफ करने और कृषि विस्तार में मदद की। और दक्षिण भारत में ऐसा इसीलिए माना जाता है कि कृषि का विकास लेट हुआ, और कृषि के साथ साथ राजवंश का भी विकास लेट हुआ, क्योंकि लोहे चूंकि पथरीली भूमि थी, तो पथरीली भूमि को तोड़ने के लिए लोहे के जब औजार आ गए तब पथरीली भूमि को तोड़ा गया, और एग्रीकल्चर व्यापक मात्रा में हुआ, जिससे कृषि होने के कारण टैक्स जो है वो मिलेगा, तभी राजवंशों का उदय होगा। तो ये कहीं ना कहीं लोहे के विकास के साथ दक्षिण भारत का विकास जुड़ा हुआ है। कल्चरल इफेक्ट की बात करें तो लोहे ने महाजनपदों और दूसरी शहरीकरण की प्रक्रिया में मदद की थी नॉर्थ इंडिया में। बल्कि साउथ इंडिया की देखें तो लोहे का उपयोग मेगालिथ संस्कृति में महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा था, जो कब्र स्थलों में लोहे के औजार और हथियार से स्पष्ट है। तो हम लोग धातु विज्ञान के इतिहास अगर थोड़ा सा देखें उत्तर और दक्षिण भारत में, तो तांबे का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में प्रचलित था। और अगर लोहे की बात करें तो पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति के दौरान 1200 ईसा पूर्व के आसपास उन्नत लोहे को गलाने की तकनीक विकसित हुई थी। उसमें अंतरजी खेरा और हस्तिनापुर जैसे स्थलों में प्रारंभिक लोहे के गलाने के प्रमाण पाए जाते हैं। वुड स्टील की बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात बाद में भारत में विकसित हुआ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया गया। इसका दक्षिण भारत में आए तो लगभग 1000 ईसा पूर्व जो है हल्लूर और आदि चन्नालूर जैसे स्थलों पर लोहे के कार्य के प्रमाण मिले हैं। और मेगालिथ संस्कृति में लोहे के व्यापक उपयोग औजारों, हथियारों, समाधि वस्तुओं के लिए किया गया है। वुड स्टील की बात करें तो इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत, जो अपनी मजबूती और धार के लिए जाना जाता है। कल्चरल इफेक्ट की बात करें तो लोहे के औजार ने कृषि और चोल, चेर और पांडे जैसे प्रारंभिक राजवंशों के उदय का में योगदान दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चूंकि दक्षिण भारत में है, भूमि पथरीली होने के कारण उसको कोड़ने के लिए जब लोहे आता है, लोहा का प्रयोग होने लगता है औजार का, तभी जाकर के उसको कोड़ा जाता है, और जब कोड़ा जाएगा तभी जाकर के कृषि होगी, और कृषि होगी तभी जाकर के एग्रीकल्चर जब बेहतर मात्रा में होगा तो भोजन लोगों को प्राप्त होगा। इससे राजवंश का जो है टैक्स भी मिलेगा, और टैक्स के कारण राजवंशों का उदय होगा। तो ये कहीं ना कहीं चोल, चेर, पांड्य राजवंशों के उदय में योगदान देता है लोहा दक्षिण भारत के अंतर्गत। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि भारत में प्रारंभिक धातु कर्म प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के धातु कर्म को विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी। ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से जो है 3 स्टेटमेंट ऑलरेडी कट चुका है, तो भी हमारा सही आंसर है। फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। प्रारंभिक लोहे के गलाने के प्रमाण अतरंजी, खेरा और हल्लूर जैसे स्थलों पे मिलते हैं। बिल्कुल सही, आपने पढ़ा भी है। दक्षिण भारत में मेघालय संस्कृति में लोहे का व्यापक उपयोग औजार और समाधि वस्तु के लिए किया गया। ये भी बिल्कुल सही है जो आपने स्टडी किया है। फर्स्ट गलत क्यों है? तो हड़प्पा सभ्यता में तांबे के धातु कर्म के लिए जानी जाती है, न कि लोहे धातु कर्म के लिए। लोहे का उपयोग बहुत बाद में लगभग 1200 ईसा पूर्व होता है, जो प्रिंटेड ग्रेवियर वेयर से संस्कृति से प्रारंभ होता है। बाकी आप को डिटेल हमने ऑलरेडी बता दी है, और आप देख लेंगे। पेज नंबर 2 पे हमारे पास दूसरा टॉपिक है, जिसमें लाउड स्पीकर के यूज को जो है क्रूशियल नहीं बता। हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि लाउड स्पीकर जो है जरूरी नहीं है किसी भी धर्म के लिए, बल्कि ये नॉइज पोल्यूशन का अगर कोई इशू आता है तो पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो लाउड स्पीकर को जो है धर्म का अनिवार्य हिस्सा मानने से इनकार कर दिया गया है। सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि
स्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म में अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शोर प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउड स्पीकर पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और जनहित की बात की गई है कि कोर्ट ने जोर दिया है कि शोर एक प्रमुख स्वास्थ्य खतरा है और लाउड स्पीकर के उपयोग से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 का उल्लंघन नहीं करता है। इसी के साथ ही राज्य को धार्मिक संस्थानों को शोर नियंत्रण तंत्र अपनाने का निर्देश देना चाहिए, जिसमें स्वचालित डेसिबल सीमा वाले साउंड सिस्टम शामिल हो। पिटीशन जो दिया गया था, यह फैसला कुर्ला की 2 हाउसिंग एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिसमें शोर प्रदूषण के लिए लाउड स्पीकर के खिलाफ पुलिस की निष्क्रियता पर आरोप लगाया गया था। पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि शोर प्रदूषण की शिकायत पर शिकायतकर्ता की पहचान उजागर किए बिना कार्रवाई करे। आर्टिकल 19 की अगर बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, इसके विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। की प्रोविजंस देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, जो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है। वैध उद्देश्यों के लिए संगठन और संघ बनाने का अधिकार है। स्वतंत्र घूमने का पूरे देश में अधिकार दिया गया है। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार है। व्यापार, व्यवसाय और पेशे को करने का अधिकार दिया गया। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है? ये स्वतंत्रता संप्रभुता, लोक व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा आदि के हित में उचित प्रतिबंध के अधीन है। तो लोक व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी जो आपने लाउड स्पीकर का मामला देखा, तो वो लोक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। 25 की अगर बात करें अनुच्छेद की, तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को स्वतंत्र रूप से पालन करने, आचरण करने का और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है इसके तहत। और इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को, यहाँ नागरिक नहीं व्यक्ति है, सभी व्यक्ति को अपने विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी धर्म को खुले तौर पर मानने और उनका पालन करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। अपने धर्म के प्रचार और उपदेश देने की स्वतंत्रता है। रिस्ट्रिक्शन इसमें भी लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता। तो यहाँ स्वास्थ्य वाला मामला देखेंगे तो ये निकल करके आ जाता है और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन ये रहेगा। राज्य जो है धार्मिक प्रथाओं से संबंधित लौकिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है, जो धार्मिक गतिविधि नहीं है। तो ऑटो डेसिबल लिमिट्स इंडिया के अंतर्गत देखिए तो क्या है? 2 व्हीलर्स के लिए देख लीजिए 75 से 80 डेसिबल है। 4 व्हीलर के लिए 80 से 85 डेसिबल है। भारी वाहन के लिए 85 से 90 है और हॉर्न के लिए 85 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। मैंडेट्स जो है, ये केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम जो है 119 वाहनों में हॉर्न और साइलेंसर के लिए शोर की सीमा निर्दिष्ट करता है। जोरदार साइलेंसर जैसे अनधिकृत संशोधन प्रतिबंधित हैं, यानी कि आप साइलेंसर को चेंज करके आवाज अगर तेज करते हैं तो वो उचित नहीं है और वो इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है। भारत में शोर नियंत्रण तंत्र देख लीजिए, मैकेनिज्म क्या क्या है। कानूनी ढांचा अगर देखेंगे तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है सरकार को विभिन्न क्षेत्रों, औद्योगिक, आवासीय और शांत क्षेत्र के लिए शोर मानक तय करने का अधिकार दिया गया है। इसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 75 डेसिबल जो है दिन में और 70 डेसिबल रात में है। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में है और शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल दिन में और 40 डेसिबल रात में है। अब हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम की बात करें तो डेसिबल रेंज अब देख लीजिए, ये आवासीय एरिया में हमें मैक्सिमम चाहिए 55 से 45 और यहाँ जो डेसिबल रेंज है जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जैसे माइक और हॉर्न के थ्रू जो अनाउंसमेंट करते हैं या फिर मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर्स वगैरह लगती है या फिर अन्य पूजा स्थलों पे जो लाउड स्पीकर्स लगती हैं, उसकी आवाज जो है 80 से 100 डेसिबल तक होती है, जो कि ऑलरेडी बैन है। यानी कि हमें चाहिए कितना, 55 से कम चाहिए दिन में और 45 से कम चाहिए रात में, लेकिन इसका जो साउंड सिस्टम है 85 से 100 डेसिबल के अंतर्गत आता है। उपयोग जो है सार्वजनिक भाषण, छोटे कार्यक्रम और सभाओं में इसका उपयोग किया जाता है। स्कूल कार्यक्रम और सम्मेलनों में ध्वनि प्रणाली के लिए यूज किया जाता है। तो नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल 2000 अधिनियम को अगर देखें तो सार्वजनिक स्थलों पर शोर
स्तर को नियंत्रित करने और उसको उल्लंघन करने के लिए दंडात्मक कार्यवाही को सुनिश्चित करता है। रात में जो है लाउड स्पीकर, पटाखे और निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है ये। टेक्नोलॉजी है जो है नॉइज बैरियर्स लगाने की बात की गई है। राजमार्गों और आवासीय क्षेत्र के पास वाहनों के शोर को कम करने के लिए लगाए जाते हैं नॉइज बैरियर। एडवांस साइलेंसर मैकेनिज्म यानी सिस्टम, वाहन निर्माता साइलेंसर का उपयोग करते हैं जो डेसिबल सीमा को पूरा करता है और इंजन के शोर को कम करता है। इस संदर्भ में आपके समक्ष एक क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा माना जाता था, ऐसा बोला जाता था कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करती है अगर आप लाउड स्पीकर नहीं बजाने देते हैं मस्जिदों पे। तो हालांकि इसका क्लियरिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 25 को समझते हैं थोड़ा। इसमें आप विचार करें स्टेटमेंट पे। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार पूर्ण है और राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते। तो ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है। आपने देखा कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि के मामलों में चीजों को चेंज किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। तो सेकंड गलत हो गया। सेकंड अगर गलत हम देखें तो हमारे दो स्टेटमेंट कट जाते हैं। थर्ड देख लीजिए, अनुच्छेद 25 के तहत राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित लौकिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। तो सेकुलर एक्टिविटी जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है भारत के अंतर्गत। तो 1 और 3 इज द राइट ऑप्शन हियर। सेकंड गलत क्यों है? अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार पूर्ण नहीं है, यह लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन आता है। बाकी डिटेल हमने नोट्स में दे दिया, आप इसको स्टडी कर लीजिए। पेज नंबर 3 पे है, सेंटर ये टू गिव अप्रूवल टू तमिलनाडु कावेरी साउथ वेलार लिंक प्रोजेक्ट है। चूंकि क्या है, ये एक केस गया था, केंद्र ने तमिलनाडु कावेरी दक्षिण वेलार लिंक परियोजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जब किसी की मंजूरी नहीं है तो उसके ऊपर बेल पिटीशन या मतलब उसको पहले से स्थगित करने का पिटीशन देने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। मामला देख लीजिए, तमिलनाडु ने जनवरी 2021 में जल शक्ति मंत्रालय से कावेरी दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मांगी थी, जो 4 साल भी बाद भी केंद्र सरकार द्वारा मंजूर नहीं किया गया। इसके कर्नाटक का कहना है, कर्नाटक कोर्ट गया था कि भाई इसको अभी से हम क्या करते हैं, कैंसिल करा देते हैं प्रोजेक्ट को। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी आया ही नहीं है, केंद्र सरकार का अप्रूवल भी नहीं हुआ, तो इसके ऊपर कोई केस नहीं बनता है। कर्नाटक ने तर्क दिया कि यह परियोजना अंतर्राज्यीय कावेरी जल की बड़ी मात्रा में मोड़ देती है और इससे लोगों के अधिकार और हितों पर प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि कर्नाटक की याचिका खारिज कर दी है, क्योंकि तमिलनाडु का अनुरोध अभी केंद्र सरकार के पास लंबित है। जब तक अनुरोध क्लियर नहीं होगा, प्रोजेक्ट आ नहीं जाएगा, तब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो तमिलनाडु का उद्देश्य जो है अधिशेष कावेरी जल का उपयोग सूखे टैंकों के लिए करना और कावेरी वेंगई गुंडर लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में प्रस्तावित करना है। कर्नाटक ने इन परियोजनाओं का विरोध करते हुए संघीय सिद्धांतों के उल्लंघन और अपने संसाधनों और लोगों को संभावित नुकसान का हवाला दिया है। तो कावेरी रिवर को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चंस आने की संभावना होती है वो हम लोग ट्राई करते हैं एक बार। सो कावेरी नदी का जो उद्गम है कर्नाटक, कहाँ? कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल कावेरी से होता है। तो कहाँ से? कर्नाटक के तल कावेरी जो स्थल है वहां से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। लंबाई आप देख लीजिए, ये 800 किलोमीटर है। कर्नाटक और तमिलनाडु से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्टेट जो कवर होता है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है। सहायक नदी देख लीजिए तो बाएं तट से हरंगी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती, दाएं तट से काबिनी, भवानी, नैयाल और अमरावती है। ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस इसका, रिवर बेसिन जो है वो 81,155 किलोमीटर बड़ा है। इरिगेशन इसे कर्नाटक और तमिलनाडु में कृषि के लिए पानी प्रदान करता है। ये हाइड्रो पावर जल विद्युत भी है इसके अंतर्गत। शिवन समुद्र फॉल्स और मेट्टूर बांध जैसे जल विद्युत परियोजनाओं का यह केंद्र है। और डेल्टा देख लीजिए, यह दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तमिलनाडु को एक उपजाऊ डेल्टा के रूप में बनाता है। तो दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है इस डेल्टा को। इसका कल्चरल इंपोर्टेंस क्या है? तो ये पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है और
दक्षिण गंगा के रूप में भी इसे जाना जाता है। तीर्थ स्थल जो है इसके तहत तल कावेरी उद्गम स्थल, श्रीरंगम, पटना और श्रीरंगम जैसे धार्मिक स्थल जो है नदी के किनारे स्थित हैं। कावेरी पुष्करम एक प्रमुख त्योहार है जो हर 12 साल में मनाया जाता है। मेजर डैम प्रोजेक्ट्स देख लीजिए इसके तहत। कृष्णराज सागर बांध है जो कर्नाटक में सिंचाई और पेयजल के लिए स्थित है। मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है, यह कृषि और जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। और अपर अनिकट जो है कल्लानई डैम बांध कहते हैं इसको, चोल वंश के समय बनाया गया था। विश्व की सबसे प्राचीन जल विचलन संरचनाओं में से एक है। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो कल्लानई बांध जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन और चोल वंश के समय में बनाया गया डैम है। डिस्प्यूट्स क्या है और विवाद और कानूनी ढांचा। कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स इसके अंतर्गत जल विभाजन को लेकर के हुआ था, और इसके लिए 1990 में जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद को सुलझाने के लिए 1990 में न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देख लीजिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का फॉर्मूला को अंतिम रूप दिया था। इस संदर्भ में आपके समक्ष एक क्वेश्चन है कि कावेरी का उद्गम केरल के, तो केरल नहीं होगा, कर्नाटक से उद्गम हुआ इसका, और ताल कावेरी जो है कर्नाटक में। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। फर्स्ट अगर हम गलत कर दें तो ऑलरेडी हमारे पास जो है सेकंड और थर्ड आंसर आ जाता है। देखते हैं इसको। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी से होकर बहती है, सही है। नदी की सहायक नदियां जिसमें कामबिनी, हेमवती, अमरावती और वेल्लार, नो ये सेकंड थर्ड गलत है। वेल्लार नदी तो है नहीं इसमें, तो ये ऑप्शन टू ओनली होगा। तो सेकंड को ऑप्शन टू ओनली कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन इसका गलत है। सो वेल्लार इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। वेल्लार कावेरी की सहायक नदी नहीं है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। पहला तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो वेल्लार नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वेल्लार एक स्वतंत्र नदी है जो तमिलनाडु में स्थित है। यह कलरायन पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 4 पे है, और ये टंगस्टन माइनिंग से रिलेटेड है। जो टंगस्टन माइनिंग जो होने वाला था ऑक्शन, उसको कैंसिल कर दिया गया है, जो मदुरई में होने वाला था। सो बैकग्राउंड देख लीजिए। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने मदुरई जिले के अंतर्गत जो टंगस्टन खनिज ब्लॉक की नीलामी थी उसको रद्द करने की घोषणा की। यह निर्णय स्थानीय लोगों के विरोध और तमिलनाडु विधानसभा में जो खनन अधिकार को रद्द करने के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था उसके बाद लिया गया है। टंगस्टन के विषय में जानिए थोड़ा। ये कठोर स्टील ग्रे से चमकदार सफेद रंग की धातु होती हैं। ये काफी मजबूत होता है, और टंगस्टन जो है में धातुओं के बीच सबसे अधिक तन्यता शक्ति होती है। ये ऊष्मा प्रतिरोधी होता है और जंग प्रतिरोध भी होता है इसके तहत, और ये विद्युत का चालक होता है। टंगस्टन के यूजेस क्या क्या हैं? तो बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का यूज किया जाता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है, जिस कारण से ये जल्दी गलता नहीं है। मिश्र धातु बनाने में अन्य धातुओं से मिलाकर एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं टंगस्टन के माध्यम से बनाई जाती है। काटने के उपकरण कठोरता के कारण ड्रिल बिट्स, आरी के ब्लेड्स और काटने के उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन जो है कार्बाइड देख लीजिए, औद्योगिक मशीनरी और आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता है। विकिरण सुरक्षा भी इसके माध्यम से चिकित्सीय उपकरण और परमाणु अनुप्रयोग के लिए ये उपयोग होता है। उपस्थिति की बात करें तो ये खनिज में प्राप्त होता है, जिसे जैसे वोल्फ्राइमाइट और सिलाइट जैसे खनिजों में ये पाया जाता है। और मुख्य प्रोड्यूसर जो है चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद रूस और कनाडा का स्थान आता है टंगस्टन के अंतर्गत। तो इस संदर्भ में आपके समक्ष में एक क्वेश्चन दिया गया है। टंगस्टन में सभी धातुओं के बीच उच्च गलनांक होता है। तो अभी आपने देखा कि टंगस्टन का गलनांक जो है सर्वाधिक होता है, इसी कारण से इसे बल्ब में यूज किया जाता है। तो पहला सही है, हालांकि इसमें एक इंडिकेटिंग वर्ड्स है ऑल मेटल, लेकिन उसके बावजूद भी ये सही है। तो ऐसे जो डेटा होते हैं ना, उसको बस हमें याद रखने की जरूरत होती है। टंगस्टन कार्बाइड का उपयोग आभूषण निर्माण और औद्योगिक मशीनरी के लिए किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत अनुप्रयोगों में नहीं किया जाता, ये तो गलत है ना, ये तो सीधा सीधा अभी आपको पता चला है।
तो थर्ड स्टेटमेंट, अगर ये दोनों आपको पता नहीं भी है तो चूंकि बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है तो थर्ड नंबर हम इसको काट देते हैं, तो ऐसे भी हमारा 1 एंड 2 ऑप्शन सही हो जाता है। तो टंगस्टन एक अच्छे विद्युत चालक वाली धातु है और गर्म बल्बों में जो फिलामेंट होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन की जो अभी प्रॉपर्टीज आपने देखी है। तो इस प्रकार से आज जो है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।